हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज वैष्णव और एक बार फिर से मैं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आप सभी जानते हैं कि हम 5 मार्च के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द डे आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के बारे में आप सभी को पता है, क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम से या फिर एप्लीकेशन पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए 5 मार्च के करंट अफेयर में आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे पहले ही ले लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 3 क्वेश्चन है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखिए, जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? काफी सुर्खियों में रहा है, काफी साल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैतेई समुदाय किस राज्य के मूल निवासी है? ये भी काफी सुर्खियों में रहे। और भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? प्रीवियस सेशन में हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है। आइए 5 मार्च के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर जानते हैं क्या होता है? वो जो कि छुपकर 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में या इससे अधिक रेंज में एक सटीक निशाना लगा पाते हैं अपने दुश्मनों पर। स्नाइपर आपने देखा होगा, पबजी अबजी खेला होगा तो उसमें भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन्हें। देखिए, ये बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर है सुमन कुमारी। अब ये सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। कहां से बिलोंग करती है आपको ये याद रखना चाहिए। तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। 2021 में इन्होंने बीएसएफ ज्वाइन किया था। ये बीएसएफ में शामिल हुई थी और अब ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई। कौन? सुमन कुमारी। ओके, देखिए काफी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनकी भी एक बार हम यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है शालिजा धामी की। ठीक है, ये ग्रुप कैप्टन है शालिजा धामी। 2023 में फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी थी। कौन? शालिजा धामी। इनके अलावा आपको अवनीत चतुर्वेदी को स्पेशली याद रखना चाहिए। इनसे हमने काफी एग्जाम्स में हाल ही में क्वेश्चन देखे। कौन है ये? देश की पहली महिला फाइटर पायलट है अवनीत चतुर्वेदी। इसके अलावा दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें अवनीत चतुर्वेदी है। फिर से मैं आपको एक बार अगेन रिवाइज कर देता हूं, कौन है ये? देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। इसके अलावा शिवा चौहान को याद रखिए, सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है कुमार पोस्ट, यहां पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। ओके, सभी को याद रखिएगा, सारी महिलाएं यहां पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, पहले तो आपको यह फैक्ट नोटिस करना चाहिए कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? यह जारी करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, भारत में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली यह संस्था है फ्रेंड्स। भारत में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसका मैनेजमेंट करना और इसके अलावा उसे लागू करवाने के लिए प्रयास करना, यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मुख्य कार्य। ठीक है, ये एक इंडेक्स जारी करता है, इसका नाम है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। सीधा सा समझे तो सभी राज्य अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको कितनी एफिशिएंसी से यूज कर पा रहे हैं, कितना कम उसे बर्बाद कर रहे हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में या ऊर्जा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उन्हें लागू करने के लिए कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ओके, वैसे 4 अलग अलग कैटेगरीज होती है पर हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे ऑल ओवर कैटेगरी की। ठीक है ना? तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023 में ऑल ओवर कैटेगरी की बात करें तो पहले स्थान पर आ जाता है कर्नाटक राज्य। तो आंसर हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दो तरीके से कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और इसमें 2023 का जो इंडेक्स 2024 में आया है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में, तो ये हो जाता है कर्नाटक राज्य। ओके, वैसे ये संस्था अकेली नहीं है जो इस इंडेक्स को जारी करती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर इस इंडेक्स को तैयार करती है, लेकिन जो एनर्जी मिनिस्ट्री या फिर ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, यह है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसी के द्वारा इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। क्लियर। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य की बात करें तो कर्नाटक इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है और दूसरे पर आता है आंध्र प्रदेश राज्य। ओके, ऊर्जा दक्षता सूचकांक के मामले में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के पहले स्थान पर आने का कारण क्या है, तो कर्नाटक राज्य द्वारा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नीति को अपनाना और अपने राज्य में सही तरीके से लागू करना इस इंडेक्स में कर्नाटक के पहले स्थान पर आने का कारण है। ओके, चलिए अब यहां पर अबाउट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक्चुअल में कार्य क्या करती है, शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूं, है ना। भारत में ऊर्जा के प्रबंधन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना और इसे लागू करने के लिए प्रयास करना, उसमें सुधार करने के लिए प्रयास करना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मुख्य कार्य। इस संस्था की स्थापना 2002 में की गई थी भारत में। किस एक्ट के तहत, तो एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। एक्ट आया था 2001 में और संस्था स्थापित हुई थी 2002 में। इसके बाद हाल ही में पुरातत्ववेत्ता अरुण कुमार शर्मा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था, तो देखिए ये कौन है पहले ये समझिए। ये आर्कियोलॉजिस्ट है फ्रेंड्स, जिनका नाम है अरुण कुमार शर्मा। जो राम मंदिर अब आप आज जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, उनकी खुदाई की सबसे पहली बार मांग, उस जगह पर खुदाई के लिए सबसे पहली बार मांग की थी अरुण कुमार शर्मा ने। इन्हीं की मांग पर वहां पर खुदाई शुरू हुई, काफी सारे अवशेष मिले और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि वहां पर कभी मंदिर था। ओके, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, अरुण कुमार शर्मा। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2017 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन हमारे दो तरीके से आएंगे। सबसे पहला, अरुण कुमार शर्मा कौन है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और कब इन्हें पद्मश्री दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो 2017 में दिया गया था। क्लियर। आगे देखिए, ये तो हो गए अरुण कुमार शर्मा। अब कुछ समय में जो अदर निधन हुए हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे तो हम कंटिन्यू उनको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम एक साथ देख लेते हैं। तो अजीज कुरैशी, एक आध दो सेशन पहले ही हमने इनकी बात की थी। ये राज्यपाल रह चुके हैं उत्तराखंड के स्पेशली, इसके अलावा यूपी और मिजोरम राज्य के। कौन है, अजीज कुरैशी। फिर आते हैं कुमार शहानी, कौन है, फिल्म डायरेक्टर और नेशनल अवार्ड विनर। कौन, कुमार शहानी। ओके, फिर आते हैं फली एस नरीमन, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर थे और पद्म भूषण भी इन्हें दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। अमीन सयानी एक बहुत ही फेमस रेडियो होस्ट थे। भाइयों और बहनों, ये आवाज आपने हमेशा सुनी होगी रेडियो पर, वो अमीन सयानी की आवाज है। इसके अलावा डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत गायिका है। किस घराने की, किराना घराने की। हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। अब निधन हुआ है किसका, अरुण कुमार शर्मा का, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। ओके, 2017 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। आगे बढ़े, आगे आइए। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के पीएम नियुक्त किए गए, नाम से समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी देश है। कौन, पाकिस्तान। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान के एक बार फिर से पीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं या चुने गए हैं शहबाज शरीफ। ठीक है,
2022 में पहले ये पीएम बन चुके हैं पाकिस्तान के, और अब एक बार फिर से ये पाकिस्तान के पीएम के रूप में चुनकर आए हैं। 2022 में जब चुने गए थे तब इन्होंने केवल 16 महीने तक ही पीएम का पद संभाला था पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के 24वें पीएम के रूप में चुने गए। कौन? शहबाज शरीफ। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वैसे ऐसा क्वेश्चन उम्मीद कम है कि पूछा जाएगा, लेकिन कभी पूछा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के कैंडिडेट या मेंबर हैं शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पीएम चुने गए। 24वें पीएम हैं पाकिस्तान के। 2022 में ये पहली बार पाकिस्तान के पीएम के रूप में नियुक्त हुए थे। ओके, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पड़ोसी देश है तो हमको याद रखना चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 2024 का इनॉग्रेशन किसने किया? क्या है ये डेफ कनेक्ट? होता क्या है इसको ये समझिए। तो ये एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है, आप इसे ऐसे समझिए, एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है। उद्देश्य की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में जो स्वदेशी इनोवेशन है उसे बढ़ावा देना, डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, डिफेंस सेक्टर की भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी स्टार्टअप हैं, उन सबको एक साथ लेकर आना, उनकी सुनना, पहले सशस्त्र बलों का बताना कि भाई हमको क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, और फिर उनका सुनना कि वो क्या हर्डल फेस कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजी के विकास में। तो इस तरह से एक मंच प्रदान करता है सभी को, ताकि डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो यही है डेफ कनेक्ट 2024। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन या फिर इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा ये राजनाथ सिंह है। ओके, चलिए, तो समझ में आ गया डेफ कनेक्ट क्या है, किस लिए आयोजित किया जाने वाला कॉन्फ्रेंस है, और 2024 में कहां हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। 4 मार्च को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 2024 का इनॉग्रेशन किया। ठीक है ना, आगे चलिए। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? तो इंदिरा अम्मा आवास योजना, इसकी घोषणा की है हाल ही में तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के सीएम कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि तेलंगाना के वर्तमान में सीएम के पद पर कौन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते। इंदिरा अम्मा आवास योजना की बात की गई, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में इसकी घोषणा की कि 11 मार्च से राज्य में इंदिरा अम्मा आवास योजना लागू कर दी जाएगी। इसके तहत देखिए किया क्या जाने वाला है। तो ऐसे जितने भी परिवार है तेलंगाना में जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ओके, फाइनेंशियली मदद की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की। और ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जिनके पास जमीन भी नहीं है घर बनाने के लिए, तो उनको जमीन दी जाएगी, साथ ही साथ 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यही योजना इंदिरा अम्मा आवास योजना है। तेलंगाना में हाल ही में इसकी घोषणा की गई और 11 मार्च को इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ओके, चल, तो योजना के पहले चरण में तेलंगाना में जो विधानसभा क्षेत्र है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में 500 मकान दिए जाने वाले हैं। ठीक है, हर विधानसभा क्षेत्र में 500 घर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 500 मकान बनाने के लिए पेमेंट दिया जाएगा गरीब परिवारों को। तेलंगाना की अदर स्कीम की बात करें तो चेयुथा योजना, ये भी तेलंगाना की स्कीम है जो कि हेल्थ से संबंधित है। महालक्ष्मी महिला सशक्तिकरण, नाम से समझ में आ जाएगा। शादी मुबारक योजना, लड़कियों की शादी से संबंधित। और बतुकम्मा साड़ी योजना, महिलाओं के आर्थिक समृद्धि और उन्हें साड़ियां प्रदान किए जाने से संबंधित है। ओके, तो ये अदर स्कीम है तेलंगाना की। अभी जो लेटेस्ट है हमको वो याद रखना चाहिए, इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई? तो ये स्टेट हो जाता है तेलंगाना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है?
देखिए ये काम तो वही स्टेट कर सकता है जहां की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा हो। कौन होगा, इजीली बता दोगे, उत्तर प्रदेश राज्य। ओके, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश राज्य। आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में भी देखिए हमें पता होना चाहिए। 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित स्कीम है। 2 अलग-अलग एलिमेंट इसमें ऐड किए गए थे, अलग-अलग लक्ष्य रखे गए थे। 1 लाख हेल्थ सेंटर की देश में स्थापना किया जाना, और इसके अलावा देश में 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। यह लक्ष्य था आयुष्मान भारत योजना, ये आई थी 2018। ओके, 2 लक्ष्य पता चल गए। इसी के तहत क्या होता है कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है गरीब परिवारों को। ओके, अब 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है यूपी। यहां पर सारी चीजें आपको पता चल गई। आयुष्मान भारत योजना को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। अब यहां पर देखिए किससे संबंधित स्कीम है, हेल्थ सेक्टर से संबंधित। योजना की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2018, ओके, और शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018। आगे आइए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है मणिपुर राज्य में। ओके, चलिए, थोड़ी सी सर्दी है, कोऑपरेट कीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल की बात की गई है। देखिए नाम से समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, फिल्म फेस्टिवल है, किस राज्य में पूछा गया है, तो यह है भारत का मणिपुर राज्य, है ना। चलिए डिटेल देखते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल इंफाल में ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 3 तारीख को यह शुरू हुआ है, 3 मार्च को, और 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। इसका इनॉग्रेशन वहां की जो गवर्नर है अनसुईया उइके, इनके द्वारा किया गया। यहां पर हमें उद्देश्य पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। तो पूर्वोत्तर भारत में, है ना, फिल्म क्षेत्र का विकास करना, पूर्वोत्तर भारत को फिल्म या बॉलीवुड से जोड़ना, ताकि वहां के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहां पर देखिए वहां की खूबसूरती, क्योंकि वो प्रकृति से, नेचर से घिरा हुआ है, तो वहां की खूबसूरती को प्रमोट किया जाएगा, ताकि बॉलीवुड में जो फिल्म निर्माता है वहां पर मूवीज की शूटिंग करे। वहां पर जब शूटिंग होगी धीरे धीरे वहां का टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट में इस फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का। इसका इनॉग्रेशन वहां की गवर्नर अनसुईया उइके के द्वारा किया गया। ठीक है ना। 4 से 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, और 17 फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा इस दौरान, जो कि पूर्वोत्तर में बनाई गई। अब यहां पर आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए। लास्ट ईयर 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था, और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं यह नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल है, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल है। आयोजन कहां हुआ? भारत के मणिपुर राज्य। क्लियर? ठीक है। देखिए यहां पर हमें मणिपुर का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन देख लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए मणिपुर की बात करें तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, ठीक है ना, ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार से। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि किन भारतीय स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक है, ये 3 भारतीय स्टेट ऐसे हैं जो कि बाउंड्री बनाते हैं मणिपुर से। तो मणिपुर 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड, असम और मिजोरम, और इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है म्यांमार से। ओके, कैपिटल की बात करें तो इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक जनजाति का, यहीं पर क्लियर कर देता हूं। लास्ट ईयर मणिपुर की मैतेई और कुकी जनजाति में बहुत भयानक संघर्ष हुआ था, जिसके कारण यहां पर कुछ समय के लिए इमरजेंसी भी लगाई गई थी।
ओके, तो मैतेई यहीं की जनजाति है, मणिपुर की जनजाति है। मणिपुर के सीएम वर्तमान में कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, छोड़ दे रहा हूं मैं, कमेंट में बताइएगा सीएम कौन। यहां पर विधानसभा सीटों की बात करें तो मणिपुर में वर्तमान में 60 विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटों की बात करें तो ये 2 हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो ये 1 है। ओके, यह है भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर राज्य, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? सिल्वर फिलिग्री ये वास्तुकला या हस्तशिल्प कला है फ्रेंड्स, भारत के ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा को हाल ही में, या ओडिशा राज्य की सिल्वर फिलिग्री को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। चांदी की एक नक्काशी है, ठीक है, चांदी के महीन धागों से इसे बनाया जाता है, ओडिशा राज्य में काफी प्रचलित। आप यहां पर इमेज देख सकते हैं, अगर आप इनके पंख देखेंगे तो चांदी की बहुत छोटे छोटे तारों से इसे बनाया जाता है। इसे चंडी तारा कासी नाम दिया जाता है ओडिशा के कटक में, स्थानीय लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये ओडिशा की आभूषण कला है सिल्वर फिलिग्री, जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा सिल्वर फिलिग्री के अलावा जो अदर जीआई टैग की घोषणा की गई है, इसी के साथ उसमें रियावन लहसुन, यह मध्य प्रदेश के रतलाम में उगाया जाता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। ओके, आदिवासी पोशाक रीसा, कहां की पोशाक है, ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है आदिवासी पोशाक रीसा, इसे भी जीआई टैग दिया गया। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है लाख की चूड़ियां, तेलंगाना के हैदराबाद में फेमस है, वहां पर बनाई जाती, इसे भी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ओके, भारत में जीआई टैग के बारे में आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट लाया गया था 1999 में। इसी के आधार पर भारत में किसी भी प्रोडक्ट को 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। भारत में सबसे पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था 2004। दार्जिलिंग की चाय 2003-4 आता है, एक साथ अगर सन आते हैं और सिंगल आता है तो 2004। ओके, 1999 में एक्ट आया था और सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, जितने भी जीआई टैग बताए हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपने सिंदरी का नाम सुना होगा, भारत के झारखंड में। यहीं पर सिंदरी उर्वरक संयंत्र का हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया। वैसे फाउंडेशन स्टोन भी 2018 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ही रखा था, और अब सिंदरी उर्वरक संयंत्र का इनॉग्रेशन भी झारखंड में भारत के पीएम के द्वारा ही किया गया, याद रहेगा। तो सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है, भारत के झारखंड राज्य में। ओके, तो 5 मार्च के सभी करंट अफेयर हो गए, सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए वो आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे जितने भी पूरे सेशन में पूछे हैं, नोट करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, एक अपडेट देता हूं रिवीजन से पहले। देखिए, आपको ईयरली करंट अफेयर की जो शंखनाद हमारी ई बुक है वो अब आपके लिए मार्च अपडेटेड अवेलेबल है, मार्च तक अपडेटेड डेटा मिलेगा। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर का ईयरली टेस्ट भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर शुरू हो गया है। अगर आपने ई बुक परचेस की है तो वो आपके लिए टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर आप टेस्ट लगा सकते हैं पूरे ईयर के करंट अफेयर का। आइए शुरू करते हैं, और अब हम लास्ट डे का जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसे एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता? बता दोगे? पुनेरी पल्टन, सही है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। थीम की बात की गई है तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यह थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की 3 मार्च को 2024 में। आंसर ए। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया? तो समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के मध्य में आयोजित किया गया। ओके,
देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत के गुजरात राज्य में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल, ये अभी हमने डिस्कस भी किया है, कहां के हैं? तो उत्तराखंड, अजीज कुरैशी। बुक सॉल्विंग द सन अ नोवेल किसने लिखी है? तो ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की बुक है, इन्होंने लिखी है और हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। ओडिशा के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट ओडिसर्व किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आंसर ए है ना। फिर चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किससे संबंधित है? बता दोगे? ये साइबर अटैक से संबंधित है। इसके बाद हाल ही में तमिलनाडु में प्राचीन कालीन बच्चों की कब्रगाह खोजी गई, ये किस टाइम पीरियड की है, किस कालखंड की? तो ये नवपाषाण कालीन है, आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे? कौन? ब्रायन मुलरोनी। तो कहां के थे? कनाडा के पूर्व पीएम थे, जिनका हाल ही में निधन। सारे करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिस्कस किए थे, रिवीजन यहां पर कर लिया। 5 मार्च के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।